हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा लेखपाल का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आज हम आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं। इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट में आपको अच्छे से परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो गाइज़, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं वो मिक्स लिए हैं। इसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके स्टैटिक, जीके, पॉलिटी और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को भी कवर किया है। तो आप अपनी तैयारी को यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टाइम बिना वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कहता है, निम्नलिखित में से लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवादास्पद कार्य कौन सा था। हमको बताना है, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इन चारों कार्यों में से कौन सा वो कार्य था जो कि माउंटबेटन का विवादास्पद कार्य था। ऑप्शन ए है पंजाब तथा बंगाल का विभाजन। ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में जनमत संग्रह करवाना। ऑप्शन सी है हमारा कार्यकारी परिषद का निर्माण जिसके सदस्य केवल भारतीय थे। या फिर शक्तियों के हस्तांतरण की तिथि को जून 1948 से पहले 1947 कर देना। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि इन्होंने जो शक्तियों के हस्तांतरण की तिथि थी तो उसको जून 1948 से पहले ही 1947 कर दिया था। तो ये इनके कार्यकाल का सबसे विवादास्पद कार्य था। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। हमको बताना है वो कौन सा कार्य है जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। ऑप्शन ए हमारा महिला शिक्षा, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह या सती प्रथा की समाप्ति या फिर छुआछूत। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह। यानी कि ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह को काफ़ी प्रोत्साहित किया था। तो गाइज़, आप भी हमारा सी ऑप्शन देख रहे हैं, सती प्रथा की समाप्ति। मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया भी है कि सती प्रथा की समाप्ति जो की गई थी वो विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। और हमारे कौन से भारतीय थे जिन्होंने इसमें सहयोग दिया था, तो हमारे राजा राम मोहन राय जी का नाम इसमें आता है। उन्होंने 1828 ईस्वी में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा की समाप्ति करने का प्रयास किया था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की। हमको ये बताना है जो डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हमारा ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, विट्ठल रामजी शिंदे के द्वारा, अन्ना भाऊ साठे के द्वारा या फिर शांताबाई कामले के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विट्ठल रामजी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस सन में की थी तो हमारा आंसर हो जाएगा 1906 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूनाइटेड नेशंस में बड़े देशों द्वारा वीटो पावर का निर्णय किस समझौते में किया गया। यानी कि कौन सा वो समझौता था जिसमें वीटो पावर का निर्णय किया गया। ऑप्शन ए है हमारा ताशकंद सम्मेलन, बी है डम्बार्टन ऑक सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन या फिर मॉस्को सम्मेलन। तो हमको बताना है इसमें से वो कौन सा आंसर है जो हमारा राइट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, यानी कि डम्बार्टन ऑक सम्मेलन में वीटो पावर का निर्णय किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कहता है, सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई। गाइज, हमको बताना है सिंधी भाषा कौन से सन में 8वीं अनुसूची में शामिल हुई थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा 1967। और अगर आपसे पूछा जाए वो संविधान संशोधन कौन सा था तो आप कहेंगे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो क्या पहले से ही हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं? तो नहीं, पहले हमारी जो मूल रूप से भाषाएं थी वो कितनी थी, 14 भाषाएं थी। इसलिए पहले 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर हमारा आता है 71वां संविधान संशोधन 1992
इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये भाषाएं इसमें जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद कौन सा आया हमारा, कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 92 संविधान संशोधन हुआ, जो कि 2004 में हुआ। इसके द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये भाषाएं जोड़ी गई। तो इस तरह से हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। गाइस, मेरे लिए स्क्रीन पर सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप मेरी वॉइस को अच्छे से सुने और देखें कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। तो आप उसको, मेरी आवाज़ को सुन के उन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, वो संविधान संशोधन कौन से सन में हुआ था, तो ये सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने सिफारिश की है कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए? ताकुंदे समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, जीवन रेड्डी समिति ने या फिर जेपी समिति ने? तो कौन सी समिति है जिसने चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाने की बात कही? तो हमारा आंसर हो जाएगा ताकुंदे समिति ने चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाने की बात कही थी। तो क्या ये पहले से ही 3 सदस्यीय निकाय था? नहीं, ये पहले 1 सदस्यीय निकाय हुआ करता था। बाद में ताकुंदे समिति की सिफारिशों पर इसको क्या किया गया? 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पम्पदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमको बताना है कि पम्पदुम शोला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, केरल में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केरल में, यानी कि पम्पदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? केरल में। केरल में और क्या क्या है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तब हमारा आंसर बनेगा केरल में। केरल में पेरियार नदी भी है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है। उत्तराखंड में क्या है? आप सभी जानते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या था? हेलीज नेशनल पार्क। बाद में क्या कर दिया गया उसका नाम? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अभी हाल ही में बदलकर उसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। आपको याद रखना है कि रामगंगा नेशनल पार्क किसका बदला हुआ नाम है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये बदला हुआ नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कहता है, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, असम में या फिर राजस्थान में? राजस्थान में। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। उड़ीसा में क्या है? तो आप याद रखेंगे भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और असम में कौन से स्थित है? एक काजीरंगा का नाम आप याद रखेंगे, काजीरंगा है, मानस है, इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। और राजस्थान में कौन कौन से हैं? एक तो रणथंभौर हो जाएगा, केवलादेव घाना, ये भी राजस्थान में है। तो आप यहाँ से, मैंने आपको ये चारों पांचों पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो आई होप आप इन सबको याद रखेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लेंगतिंग वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? हमको बताना है कि जो लेंगतिंग वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन से प्रदेश में स्थित है? सिक्किम में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या फिर मिज़ोरम में? तो यहाँ हमारा राइट आंसर बनेगा कि लेंगतिंग वन्यजीव अभयारण्य मिज़ोरम में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मिज़ोरम में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, तब आप आंसर करेंगे कि मिज़ोरम में 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। गाइस, आप ये भी याद रखें कि मुरलीन नेशनल पार्क, गुमटी नेशनल पार्क, मुरलीन नेशनल पार्क और दम्फा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो आपका आंसर होगा कि ये तीनों भी मिज़ोरम में ही स्थित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है कि बनी ठनी
नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है। हमको बताना है जो हमारी बनी ठनी पेंटिंग्स हैं तो वो किस चित्रकला से संबंधित हैं। किशनगढ़ चित्रकला, पहाड़ चित्रकला, राजपूत चित्रकला या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा जो बनी ठनी पेंटिंग्स हैं वो हमारी किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी निहाल चंद के द्वारा। किसके द्वारा? निहाल चंद के द्वारा। और गाइज आप एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि इनको राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि बनी ठनी पेंटिंग्स की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में हुई थी। किसने की थी? निहाल चंद ने की थी। ये किस चित्रकला से संबंधित हैं? तो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित हैं और इनको राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भाम कालपम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सा विकसित किया गया था। हमको बताना है सिद्धेंद्र योगी जी द्वारा भाम कालपम नृत्य से कौन सा शास्त्रीय नृत्य विकसित किया गया। कुचिपुड़ी, ओडिसी, यक्षगान या फिर कथकली। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, यानी कि कुचिपुड़ी विकसित किया गया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तब आप आंसर करेंगे कि ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी कहाँ का नृत्य है? तो इसका आंसर जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कहाँ से संबंधित है? तब आप आंसर करेंगे कर्नाटका से संबंधित है। और कथकली कहाँ से संबंधित है? तो कथकली केरल से संबंधित है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत के क्षेत्र में तानारीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। तो गाइस पहला तो हमारा सवाल यही बनता है कि ये जो तानारीरी पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तब आप आंसर करेंगे कि इसको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और कौन सी सरकार के द्वारा दिया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तब आपका आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार के द्वारा तानारीरी पुरस्कार दिया जाता है। गाइस एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि तानसेन सम्मान कौन सी सरकार के द्वारा दिया जाता है। तब आप लोग आंसर करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। और अभी हाल ही का क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर, याद रखेंगे इस नाम को क्योंकि ये अवार्ड पहली बार दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पहली बार किसको दिया गया। तब आप अपना आंसर करके आएंगे कि नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि कहता है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती। ये 4 आपको कंट्रीज़ दी गई हैं जिसमें आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जिसकी सीमा काले सागर से नहीं लगती है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर बन जाएगा बेलारूस की जो सीमा है वो काले सागर से नहीं लगती। इसका मतलब जॉर्जिया की भी लगती है, बुल्गारिया की भी लगती है और तुर्की की भी लगती है। मैं साथ में आपको एडिशनली बता देती हूँ कि यूक्रेन की सीमा भी ब्लैक सी से लगती है, रोमानिया की सीमा भी ब्लैक सी से लगती है, रशिया की सीमा भी ब्लैक सी से लगती है। तो आपको ये 3 कंट्रीज़ के नाम और याद रखने हैं। पहला यूक्रेन, दूसरा रोमानिया और तीसरा रशिया। और 3 आपको यहाँ से पता चल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अल्फ और ओनिक्स नदियाँ किस महाद्वीप में स्थित हैं। हमको बताना है अल्फ और ओनिक्स नदियाँ किस महाद्वीप में स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, यानी कि अल्फ और ओनिक्स नदियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। हमको बताना है कि पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है।
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ हमारा आंसर बनता है असम। असम में पगलाडिया बांध परियोजना स्थित है और इससे 3 मेगावाट एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। कि कभी कभी हमसे डाटा भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी बांध परियोजना से कितने मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। क्योंकि गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है, तो सीधे सीधे सवाल तो बहुत ही मुश्किल से बनते हैं। ज़्यादातर आपसे घुमा के सवाल पूछे जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज कर सकें। तो आप याद रखें कि इस बांध परियोजना में कितने मेगावाट की बिजली का प्रोडक्शन होता है। 3 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, भारत का केंद्रीय शीशा व सिरेमिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? मुरादाबाद, फैज़ाबाद, कलकत्ता या फिर पुणे। तो राइट आंसर बनता है कलकत्ता। यानी भारत का केंद्रीय शीशा व सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कलकत्ता में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई? तब हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1950 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। हमको बताना है कौन सा बल है जो प्रकृति में सबसे अधिक शक्तिशाली है। वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल या फिर चुंबकीय बल। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाता है नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। गाइस ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम है जिसकी सहायता से हम दूध को दही में स्कंदित करते हैं। तो वो रेनिन है, पेप्सिन है, रेजिन है या फिर सिट्रेट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेनिन। यानी कि रेनिन क्या है? एंजाइम है जिसकी सहायता से हम दूध को दही में स्कंदित करते हैं। गाइस कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि रेनिन क्या है, तब आप क्या आंसर करेंगे कि रेनिन एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, हॉकी से, टेबल टेनिस से या फिर गोल्फ से। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा कि सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। और ये कहाँ पर कंडक्ट होता है? तो ये मलेशिया में कंडक्ट किया जाता है। मलेशिया के जो सुल्तान थे उनका नाम अजलान शाह था, उसी के नाम पर इस कप की शुरुआत की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इस कप की शुरुआत कब की गई थी, तब आप अपना आंसर करेंगे 1983 में सुल्तान अजलान शाह कप की शुरुआत की गई थी। गाइज बहुत ही फेमस है रणजी ट्रॉफ़ी। पूछा जाता है रणजी ट्रॉफ़ी कौन से खेल से जुड़ी हुई है, तब आप अपना आंसर मार्क करेंगे कि क्रिकेट से जुड़ी है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ध्यानचंद ने, केडी जादव जी ने, मिल्खा सिंह ने या फिर हरीशचंद्र बिरजदार ने। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज। सिर्फ हमको बताना है पहला पदक किसने जीता, तब हमारा आंसर हो जाएगा केडी जादव जी ने। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप इसी तरह की और क्लासेस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।